सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 12 के हिस्ट्री के जो कि 2 से 3 नंबर आने वाला है, जो कि 2 से 3 नंबर प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में आने वाला है, वो प्रश्न आप इस मिल चुका है। तो उसी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज जो प्रश्न आने वाला है उसी प्रश्नों को लिए है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट बने रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि इस वीडियो अगर लंबा बन जाएगा तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, तो दोनों पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर एक में हो जाएगा तो एक ही में देख लेते हैं, लाइते 2 पार्ट में इसको बांटेंगे, दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न है कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तो सब जानता है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब और कहाँ से शुरू किया गया था? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 3 नंबर कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद किया था? देखिए नमक कानून, दांडी यात्रा एक नमक कानून ही था। ठीक है, तो दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ था? तो यह तो प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब बंद किया गया था या नमक कानून कब बंद किया गया था? तो बंद किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को बंद किया गया था। ठीक है, शुरुआत किया गया था 12 मार्च 1930 को और बंद किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ था? ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पास किया गया था। अब अगला देखिए, ये अगला चैप्टर से, ठीक है, ये वाला अगला चैप्टर से है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए अगला चैप्टर से है। इसमें है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती थी एवं उनकी मूर्ति रूप में पूजा की जाती है, उसे सगुण भक्ति परंपरा कहा जाता है। ठीक है, उसकी मूर्ति की पूजा की जाती थी, उसी को कहा जाता है सगुण भक्ति परंपरा। अगला है कि निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त, इसमें मूर्ति नहीं बनाया जाता था, इसमें अमूर्त रूप में इसकी पूजा की जाती थी निर्गुण भक्ति में, और इसमें निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था? तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवर और नैनार संत थे। अगला प्रश्न इसमें है कि किस तमिल ग्रंथों को तमिल वेद कहा जाता है? तो नल यारादिब्बा प्रबंधम को तमिल ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए। तो 2 भक्ति स्त्री संत, एक हो जाएगा अंडाल और एक हो जाएगा क्राइकाल अम्मा। ठीक है, अगला कि भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताइए। तो भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संत हो जाएगा कबीर और नानक। अगला प्रश्न इसमें है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानुज आचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। अगला है कि चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया गया था शेख मोहुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ठीक है, अगला चैप्टर आ गया। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न आएगा उसको हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसमें ठीक है, हालांकि अलबरूनी ने किसकी पुस्तक रचना की थी? तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, हालांकि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ की काजी नियुक्त किया गया था? तो
मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता ने कहाँ का काजी की नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अभी बात की अलबरूनी ने तहकीक हिंद किताब भी लिखा था। ठीक है, तो किसके समय भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के समय अलबरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है कि जॉन बेस्टिट टेवनियर पेशे से क्या था, मतलब ये क्या काम करता था? तो जॉन बेस्टिट टेवनियर पेशे से एक जौहरी था। ठीक है, क्या था? जौहरी था। अगला प्रश्न है कि जैन ब्रेस्टिट टेवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो जैन टेवनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि खानका क्या है? तो खानका सूफी संत के निवास स्थल को खानका कहते थे। तो सूफी संत जहाँ पर रहते थे उसके निवास स्थल को खानका कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? सिखों के 5 प्रतीक क्या हैं? तो खालसा पंथ की स्थापना डाला था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। सिखों के 5 प्रतीक है, एक है केस, दूसरा कृपाण, फिर तीसरा कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। ये खालसा मतलब सिखों के 5 प्रतीक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसमें है जो कि अगला चैप्टर से है कि पटवारी किसे कहते थे? तो पटवारी किसको कहा जाता था? पटवारी गांव की जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेत, फसल के प्रकार और बंजर भूमि के हिसाब किताब रखता था। देखिए पटवारी कौन होता था? पटवारी जो गांव के द्वारा कितना ज़मीन में फसल उगाया गया, कितना ज़मीन बंजर भूमि है, उसका हिसाब किताब जो रखता था उसको कहा जाता था पटवारी। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि खुद काश्त और पही काश्त कौन थे? देखिए 2 है, एक खुद काश्त कौन थे, एक पही काश्त कौन थे? तो खुद काश्त उसी गांव की ज़मीन पर खेती करते थे जहां वो रहते थे। देखिए खुद काश्त जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पर ही खेती करते थे। और पही काश्त क्या करते थे? पही काश्त दूसरे गाँव की ज़मीन में खेती करते थे। ठीक है, यह भाड़े में लेकर ये खेती करता था। तो पही काश्त दूसरे गाँव में जाकर भाड़े पर ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे। अब अगला प्रश्न इसमें है कि प्रश्न है कि जीन्स ए कामिल के अंतर्गत कौन से फसल आते थे? तो कपास और गन्ने जैसी फसलें जीन्स ए कामिल के अंतर्गत आते थे। कपास और गन्ना जैसी फसलें जीन्स ए के अंतर्गत आता था। ऐसी फसल की खेती से राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था, इसमें राज्यों को ज़्यादा टैक्स मिलता था, इसलिए इस फसल को करता था। अगला प्रश्न इसमें है, देखिए अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? कितने भागों में विभक्त था? तो अकबरनामा की रचना सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा। यह 3 जिलों में विभक्त था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि 17वीं सदी में कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई? तो 17वीं सदी में विदेशों से आने वाली फसलों जगह मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास जैसी, पपीता जैसी फसलें भारत एवं सब्जियां विदेश भारत से आई। ठीक है, अगला है कि आईने अकबर कितने भागों में विभक्त था? अभी बात किया आईने अकबर 5 भागों में विभक्त था। इसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विस्तृत विवरण है और चौथे और 5वें भागों में भारत के धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख किया गया था। अगला है कि इसमें मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता था? तो मुगल काल में किसान के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग होता था। किसान को क्या क्या कहा जाता था? किसान को रैयत भी कहा जाता था, किसान को रियाया या मुजरियान भी कहा जाता था, खुद काश्त भी कहा जाता था और पाही काश्त भी कहा जाता था। अगला इसमें है कि पायक कौन था? तो देखिए पायक कौन था? तो पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे। असम के अहम राजाओं ने अपने पायक होते थे। तो पायक कौन लोग होते थे? तो पायक वे लोग होते थे जो जमीन के बदले में सैन्य सेवाएं देते थे, उसको पायक कहा जाता था। अगला है इसमें कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उपनिवेशवाद किसको कहेंगे? उपनिवेशवाद जो बाहर से जो लोग आया था, जैसे अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग को कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद मतलब बाहर के लोगों के द्वारा देश के शासन व्यवस्था को चलाना। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन का प्रयोग अपने हित के लिए करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें की है कि हल और कुदाल के बीच
संघर्ष का क्या आशय है? तो सांताल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई को हल और कुदाल के बीच की संघर्ष कहा जाता था। ठीक है। अगला इसमें कि बेनामी शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बेनामी का अर्थ गुमनाम होता था। अगला प्रश्न इसमें है कि अमला कौन था? तो अमला राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था। ठीक है। राजस्व जो इकट्ठा करता था जमींदारी के समय, और जमींदारी के समय जो अधिकारी होता था उसको अमला कहा जाता था। ठीक है। अगला इसमें है कि बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में ये कार्य किया था। ठीक है, ये था बुकानन। अगला है इसमें कि औपनिवेशिक काल में व्हाइट और ब्लैक टाउन का क्या आशय है? तो व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द नगर संरचना में नस्ली भेदभाव की प्रतीक थे। अंग्रेज गोरी चमड़ा के होते थे इसलिए उन्हें व्हाइट कहा जाता था, जबकि भारतीयों को काले कहा जाता था। ठीक है, ये है व्हाइट और ब्लैक टाउन का घटना। अगला इसमें है कि बम्बई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। तो अंग्रेज सरकार द्वारा बक्कन दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी भी कहा जाता है। अगला इसमें है कि बंगाल के स्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई दो विशेषताएं बताइए, जिससे कि बंगाल में सबसे पहले लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसकी दो विशेषताएं क्या है? एक विशेषता ये कि जमींदारों को लगान वसूलने के साथ साथ भूस्वामों के अधिकार भी प्राप्त होते थे, और दूसरी, ठीक है, ये पर दोनों विशेषता साथ साथ में लिखा गया है कि जमींदार को एक लगान मिलता था और लगान के साथ साथ उसको भूस्वामी का भी अधिक प्राप्त होता है, यानी दोनों विशेषता इसमें हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही करेंगे। उसका कुछ प्रश्नों और कुछ चैप्टर का प्रश्न बच गया, उसका सेकंड पार्ट में हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, तो इस चैनल में आप लोग बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।